ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भक्कर जिले के दरिया खां इलाके की। हाँ, ये घटना 2011 के आसपास की है और इसमें कब्रों से लाशें निकालकर खाने जैसे भयानक आरोप शामिल है। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो काफी तफसील से इस बारे में बताती है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं है। इसमें आप देखेंगे सामाजिक डर, अंधविश्वास और कानून की कुछ अजीब सी चुनौतियां भी सामने आती हैं। हम देखेंगे कि ये सब कैसे खुला और इलाके पर इसका क्या असर पड़ा। तो कहानी शुरू होती है जैसा आपने कहा 2011 में एक युवती सारा परवीन से। 24 साल की थी वो। जी, कैंसर से उनकी मौत हुई थी। उन्हें पूरे रीति रिवाज से दफनाया गया। लेकिन अगले ही दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। उनके भाई इजाज हुसैन जब कब्रिस्तान गए। हाँ, उन्होंने देखा कि कब्र खुदी हुई है और लाश गायब थी। ये तो भयानक है। परिवार ने क्या किया फिर? जाहिर है वो सदमे में थे। उन्होंने फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। उन्हें शक था कि शायद किसी ने काले जादू के लिए लाश निकाली हो। उस इलाके में ऐसा कभी कभार सुनने में आता था। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने जांच शुरू की और कब्रिस्तान का जो चौकीदार था उसने 2 भाइयों पर शक जताया, फरमान अली और आरिफ अली। ये कौन थे? मतलब वहीं के रहने वाले थे? जी, स्थानीय ही थे। चौकीदार ने बताया कि ये दोनों भाई अक्सर रात में कब्रिस्तान के पास देखे जाते थे। अजीब हरकतें करते थे। अजीब हरकतें जैसे? वो कहता था कि वो नीम के पेड़ पर बैठे रहते थे और ये भी कहते थे कि कब्रें उनसे बातें करती हैं। बातें करती हैं? ये तो... हाँ, और चौकीदार ने ये भी दावा किया कि लाश गायब होने से पहली रात उसने उन्हें औजारों के साथ कब्रिस्तान में देखा था। और क्या सिर्फ चौकीदार ने ऐसा कहा या और लोगों ने भी? नहीं, पड़ोसियों ने भी उनके अजीब बर्ताव की पुष्टि की। बताते थे कि वो रात भर बाहर रहते हैं, चोरियां करते हैं, उनके घर से चीखने की आवाजें आती हैं और कुछ बहुत ही विचलित करने वाली बातें भी सामने आई। जैसे कि वो एक दूसरे का मल खाते और शरीर पर मलते थे, नहाते नहीं थे, लोग उनसे डरते थे, बचते थे। ओह, ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। तो पुलिस इन गवाहियों के बाद उनके घर गई होगी? बिल्कुल, पुलिस उनके घर पहुंची। आरिफ घर पर था, फरमान कहीं बाहर गया हुआ था। घर में घुसते ही एक बहुत तेज बदबू आई। बदबू? किस चीज की? ये साफ नहीं था पहले। एक कमरा बंद था जहां से बदबू ज्यादा तेज आ रही थी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और अंदर एक बड़े पतीले में कुछ पकड़ा था, मांस जैसा। पास में एक कुल्हाड़ी रखी थी जिस पर खून लगा था। एक लकड़ी की फट्टी भी थी, वो भी खून से सनी हुई। बाप रे! तो आरिफ ने क्या कहा? उसने कहा कि चिकन पकड़ाए। चिकन? लेकिन बदबू? हाँ। बदबू बहुत अजीब थी और तभी एक इंस्पेक्टर की नजर चींटियों पे पड़ी। चींटियों पर? हाँ, चींटियों की एक लंबी कतार थी जो मांस के छोटे छोटे टुकड़े लेकर पास रखी एक चारपाई के नीचे जा रही थी। अच्छा, ये तो बहुत ही अजीब सुराग था। बहुत अजीब। इंस्पेक्टर ने चारपाई हटवाई और उसके नीचे एक बोरी मिली। उस बोरी में सारा परवीन की लाश थी जिसका एक पैर गायब था। ओह, तो पतीले में चिकन नहीं, सारा का ही पैर पकड़ा था। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। पूछताछ हुई तो दोनों भाइयों ने जो कबूल किया वो इससे भी ज्यादा भयानक था। और क्या कबूल किया उन्होंने? उन्होंने माना कि वो कब्रों से लाशें निकालते थे और उन्हें खाते थे। हाँ, उन्होंने दावा किया कि वो अब तक 100 से ज्यादा लाशें खा चुके हैं, खासकर दिमाग और दिल। 100 लाशें? लेकिन क्यों? कोई मकसद? क्या वजह बताई? वजह और भी अजीब थी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई थीं। फिर उन्हें कोई तांत्रिक मिला। तांत्रिक? हाँ, और उस तांत्रिक ने उनसे कहा कि अगर वो इंसानी मांस खाएंगे तो उनकी शक्तियां बढ़ेंगी और उनकी पत्नियां लौट आएंगी। ये किस तरह का अंधविश्वास है? ये दिखाता है कि अंधविश्वास और शायद कोई गहरी मानसिक समस्या लोगों को किस हद तक गिरा सकती है। वो लाशों की गंध को परफ्यूम जैसा बताते थे। इंसानी अंग अपने तकिए के पास रखकर सोते थे। उफ, ये सुनना भी मुश्किल है। तो फिर कानून ने क्या किया? सजा तो हुई होगी। यहीं पर एक बड़ा पेच आया, एक कानूनी चुनौती। कैसी चुनौती? उस वक्त 2011 में पाकिस्तान के कानून में नर भक्षण यानी कैनिबलिज्म या कब्र से लाश निकालकर खाने के लिए कोई खास कानून या सजा थी ही नहीं। क्या कह रही हैं? कोई कानून ही नहीं था? हाँ, ये इतना अनसुना और भयानक अपराध था कि कानून इसके लिए तैयार ही नहीं था। जज भी उलझन में थे कि किन धाराओं के तहत मुकदमा चलाएं। तो फिर क्या हुआ? उन्हें छोड़ दिया गया?
नहीं, छोड़ा तो नहीं गया। आखिरकार उन पर मुर्दे का अपमान करने, कब्र की बेअदबी करने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी धाराओं में केस चला। और अप्रैल 2011 में उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा हुई। बस 2 साल? इतने घिनौने काम के लिए सिर्फ 2 साल? ये तो बहुत कम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानूनी व्यवस्था कई बार ऐसी अकल्पनीय स्थितियों के लिए तैयार नहीं होती। तो फिर वो 2013 में रिहा हो गए होंगे? हाँ, अप्रैल 2013 में उनकी रिहाई हुई और जैसे ही वो रिहा हुए, पूरे दरिया खां इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। उन्हें डर था कि ये फिर वही करेंगे। और उनका डर सही साबित हुआ। 1 साल बाद अप्रैल 2014 में उनके घर से फिर वैसी ही तेज बदबू आने की शिकायतें मिलने लगी। दोबारा? हाँ, पुलिस ने फिर छापा मारा और इस बार पतीले में एक बच्चे का कटा हुआ सिर उबल रहा था। हे भगवान, बच्चा! जी, उन्होंने कबूल किया कि बाकी शरीर वो खा चुके हैं। इस बार तो सजा ज्यादा हुई होगी, कुछ तो बदला होगा कानून में। इस बार कानून ने अलग रास्ता अपनाया। ये देखा गया कि उनके कामों ने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे समाज में, पूरे समुदाय में खौफ और आतंक फैला दिया था। इसलिए उन पर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, आतंकवाद निरोधक अदालत में, क्योंकि उनके कृत्य आतंक फैलाने वाले माने गए। अच्छा, ये एक अहम मोड़ था। तो सजा क्या हुई? इस बार उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई। 12 साल? पहले 2 साल, अब 12 साल? जी, उनकी रिहाई अब 2026 के आसपास होनी है। ये पूरी कहानी ये दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास, गरीबी, शायद मानसिक बीमारी, ये सब मिलकर कितने भयानक नतीजों को जन्म दे सकते हैं। और ये कानूनी प्रणाली की सीमाओं को भी उजागर करती है। साथ ही समाज पर ऐसे अपराधों का जो गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, उसे भी दिखाती है। और अब ये सवाल मन में आता है कि जब 2026 में ये भाई रिहा होंगे, तो क्या वो बदल चुके होंगे? ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। क्या दरिया खान के लोग फिर से उसी खौफ का सामना करेंगे? क्या हमारा समाज, हमारा कानून ऐसी चरम स्थितियों से निपटने के लिए और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए वाकई तैयार है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ये कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है और जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत